आप देख रहे हैं कि सास तुम्हारे इस का भी पार्ट 7, लेकिन उससे पहले पार्ट 6 को जरूर देखें। अब रिधि ने कहा, कोई बात नहीं रजत, आप खाइए। तभी रजत मन ही मन बोला, अरे बच गए रजत, अगर भैया ने सुना होता तो पींपटी बजा देते तुम्हारी। वो तो आज वैसे ही बजनी है। रिद्धि जी को गलत लव स्टोरी जो सुनाए हैं, बस आज बांसुरी वाले बचा ले। और फिर खाने लगा। खाना खाने के बाद चारों शादी वाले घर से निकलकर बाहर आए। कन्हैया ने गाड़ी की चाबी रजत को देते हुए कहा, रजत, कनिष्का को घर और उनको होटल छोड़ देना। तो रजत ने हैरानी से कहा, पर भैया आप। अब कन्हैया थोड़ा परेशान होकर बोला, हम बाद में आएंगे। तभी रजत ने कहा, बाद में क्यों, अभी चलिए हमारे साथ। तो कन्हैया बोला, हमने कहा ना, हम बाद में आएंगे। तभी रजत ने तुनक कर कहा, इस वक्त आपको यहाँ छोड़कर क्यों जाएं। तो कन्हैया बोला, एक बार में चीजें समझ नहीं आती क्या। उधर रिधि तो बस खामोशी से कन्हैया के चेहरे को देखती रही। अब रजत ने भी बड़े गुस्से से कहा, हाँ नहीं आ रहा हमको समझ। तो कन्हैया ने रजत के गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, समझ आया कि और समझाएं। अब रजत ने ना में गर्दन हिला दी। तो कन्हैया बोला, फिर यहाँ से निकलो और जरा ध्यान से, कहकर कन्हैया वहां से चला गया। रजत गाल से हिलाता हुआ गाड़ी में आ बैठा। रिधि और कनिष्का भी चुपचाप गाड़ी में आ बैठी। रजत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। आते वक्त गाड़ी में जितना शोर शराबा हो रहा था, जाते वक्त उतना ही सन्नाटा था। रजत चुपचाप गाड़ी चला रहा था और कनिष्का अपने फोन में गेम खेलने में बिजी थी। एक रिधि ही थी जिसके मन में काफी उथल पुथल मची थी। रजत ने पहले कनिष्का को घर छोड़ा। अब रिधि गाड़ी की पिछली सीट से उठकर आगे आकर बैठ गई। रजत ने गाड़ी मोड़ी और होटल की तरफ बढ़ा दी। रिधि रजत से कुछ पूछना चाहती थी, पर शुरुआत कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी के मिरर में रजत को रिधि की परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। उसने रिधि की तरफ देखे बिना ही कहा, पूछ लीजिए जो पूछना है। तो रिधि हिचकिचाते हुए बोली, वो हमें समझ नहीं आया, इतनी छोटी सी बात पर कन्हैया जी ने आपको थप्पड़ क्यों मारा। अब रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी सी बात नहीं थी रिधि जी, अच्छा हुआ उन्होंने अपना गुस्सा हम पर निकाल लिया, अगर ना निकालते तो ज्यादा परेशान हो जाते। तो रिधि बोली, हम कुछ समझे नहीं। अब रजत कहने लगा, ऐसे ही वो जब परेशान होते हैं तो ज्यादा नहीं बोलते, खामोशी से बहुत कुछ छुपाया जा रहता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमने आपसे झूठ कहा था कि भैया और रीतू के बीच लव मैटर है, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। तभी रिधि ने कहा, तो फिर। तो रजत बोला, रीतू कनिष्का की दोस्त है, उसका हमेशा से घर आना जाना रहता था। इस बीच वो भैया को पसंद करने लगी। भैया ने कभी उसी नज़र उठा के नहीं देखा भी नहीं था। वो रोज उनसे बातें करने की और उनके करीब आने की कोशिश करती। भैया ने एक दिन उसे बहुत समझाया, पर उसके बेजे में कोई बात ना घुसी। वो भैया के ठुकराए जाने के कारण गुस्से से और नफरत से भर उठी। गलत संगत में रह के उसने दारू पीना शुरू कर दिया और एक दिन नशे की हालात में उसके ही किसी दोस्त ने उसके साथ गलत किया और उससे उसे उसी हालात में छोड़कर चला गया। भैया उस वक्त त्रिपाठी जी के घर गए हुए थे, तो उन्होंने रितु को इस हालात में देखा, तो उसे संभाला और शहर से बाहर उसका इलाज करवाया। घर परिवार में रितु की बदनामी ना हो इसलिए कन्हैया ने किसी को कुछ नहीं बताया। सच त्रिपाठी जी जानते थे, लेकिन रितु ने मान लिया कि कन्हैया ने उसके साथ गलत किया है और उससे नफरत करने लगी। उसके कारण भैया को कितने ही लोगों से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने थप्पड़ मारा इस बात का हमें जरा भी दुख नहीं है, बस दुख तभी होता है जब भैया को उदास देखते हैं। कहते कहते रजत भावुक हो गया। तभी रिधि ने सुना तो अब उसे कुछ कुछ बात समझ आ रही थी। कन्हैया के बारे में जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का कि उन्हें इस वक्त अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब रजत ने गाड़ी रोकते हुए कहा, ये लीजिए रिधि जी, आपका होटल आ गया। तभी रिधि ने रजत से पूछा, इस वक्त कन्हैया जी कहाँ होंगे। तो रजत बोला, हमको पता है वो कहाँ जाएंगे। अब रिधि ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलिए। रजत ने गाड़ी वापस मोड़ ली और आगे बढ़ गया। रजत ने गाड़ी मंदिर के बाहर लाकर रोक दी। रिधि गाड़ी से उतरी और कहा, वो यहाँ है। तो रजत बोला, हाँ, जब भी वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं यहीं आते हैं अपनी महबूबा की याद में। अब रिधि ने चौंक कर कहा, महबूबा। तो रजत कहने लगा, हाँ, उदयपुर उनका इश्क है और ये मंदिर उनकी महबूबा। अब आशिक दुखी होगा तो अपनी महबूबा के पास ही जाएगा ना। तभी रिधि ने मुस्कुरा कर कहा, आप ना दुनिया के 8वें अजूबे हो। अब रजत घूर कर बोला, गाली दे रही है मैं। अरे नहीं, रिधि ने कहा। तो रजत ने तुन कर कहा, तो फिर अजूबा क्यों बोल रही हो मैं। तभी रिधि बताने लगी, दुनिया में 7 अजूबे हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं और जो कि बहुत खास है। अब रजत ने सोचते हुए कहा, मतलब हम खास हैं।
तो रिद्धि बोली, बिल्कुल हमारे लिए बहुत खास हैं आप। तभी रजत कहने लगा, चलो, किसी को तो हमारी कदर है उदयपुर में। फिर रजत रिद्धि को वहां छोड़कर बोला, रिद्धि जी, हम घर चलते हैं, आप जाइए। अब रजत के जाने के बाद रिद्धि मंदिर में आई और कन्हैया के पास बैठ गई और कहा, किसी ने हमें बताया कि जब भी आप उदास होते हैं यहाँ आ जाते हैं। तभी कन्हैया ने रिद्धि को वहां देखा तो चौंक कर कहा, आप यहाँ कब आई? तो रिद्धि बोली, बस अभी अभी आए हैं, वैसे एक बात पूछें? तो कन्हैया ने कहा, अब रिद्धि बोली, ये आपकी पसंदीदा जगह है ना? तभी कन्हैया ने कहा, हाँ। तो रिद्धि कहने लगी, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ आकर शायद ही कोई वापस जाना चाहेगा। अब कन्हैया बोला, बरसात में ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी रिद्धि ने कहा, फिर तो हम चाहते हैं आज इंद्रदेव बारिश कर ही दे और हमें उदयपुर की खूबसूरती देखने को मिले। तो कन्हैया बात टालते हुए बोला, आप होटल नहीं गई? तभी रिद्धि ने कहा, आप भी तो घर नहीं गए? अब कन्हैया उदास होते हुए बोला, हमारे बारे में इतना सब सुनकर भी हमारी परवाह कर रही है। तो रिद्धि कहने लगी, रीतु ने जो कुछ भी कहा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम भरोसा करते हैं, क्योंकि हम उससे आज पहली बार मिले थे। पर आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि आपके साथ इतना वक्त बिताया है। अब कन्हैया रिद्धि की तरफ देखने लगता है। तो रिद्धि आगे कहती है, आपका अतीत ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं, पर ये जरूर जानते हैं वर्तमान में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्हें एक लड़की का सम्मान बचाए रखना आता है। तो कन्हैया कहने लगा, हमने जितना सोचा था आप उससे कई ज्यादा सुलझी हुई हैं। तभी रिद्धि बोली, और आप उतना ही उलझे हुए हैं, कभी कभी तो लगता है आपको समझाने में ही जिंदगी गुजर जाएगी। अब कन्हैया रिद्धि का चेहरा देखता ही रह गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। तभी अचानक से मौसम बदलने लगा। रिद्धि उठी और कन्हैया के पास आकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, घर चले? कन्हैया ने जैसे ही रिद्धि का हाथ पकड़ा, एक सिरन सी उसकी बदन में दौड़ गई। कन्हैया उठकर जैसे ही दो कदम चला, पाँव फिसला तो रिद्धि ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। अपनी उंगलियों पर रिद्धि की उंगलियों की मजबूती पाकर कन्हैया ने उसकी तरफ देखा। तो रिद्धि ने कहा, हाथ थामा है तो अब गिरने नहीं देंगे। तभी रिद्धि का फोन बजा, पर उससे फोन तो ख्याल ही में नहीं रहा और फोन कट गया, दोबारा आया नहीं। पर काले बादल आकर बरसने को तैयार थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों से उतरने लगे। रजत भी गाड़ी वहीं छोड़ गया था। कन्हैया ने देखा चाबी वही वही है, तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और होटल जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। भीगने से पहले ही दोनों होटल पहुंच चुके थे। रिद्धि जैसे ही उतरकर जाने लगी, कन्हैया ने कहा, रिद्धि जी, जी। रिद्धि ने पलट कर कहा। तो अब कन्हैया बोला, हमने सोचा है कि आपको उदयपुर की सबसे फेमस जगह लेकर जाएं, क्या आप चलोगी? तभी रिद्धि ने कहा, अगर आप दिखाएंगे तो मना नहीं करेंगे। अब कन्हैया मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि कहकर रिद्धि वहां से चली गई। अगली सुबह रिद्धि तैयार होकर होटल से निकली। सड़क पर चलते हुए एक वैन उसके पास तेजी से आकर रुकी। रिद्धि कुछ समझ पाती इससे पहले गाड़ी से एक मजबूत हाथ बाहर निकला और उसने रिद्धि को अंदर खींच दिया। गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे। उनके चेहरों पर नकाब था। एक ने अपने हाथ से रिद्धि का मुंह बंद कर दिया तो रिद्धि झटपटाती रही। गाड़ी जैसे ही उदयपुर के बाहर आई, सामने बैठे एक आदमी ने रिद्धि के मुंह से हाथ हटाने का इशारा किया। हाथ हटाते रिद्धि की मदद करने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे चिल्लाता देखकर सब हंसने लगे। तभी रिद्धि ने घबराकर कहा, कौन है आप, कौन लोग? सामने बैठे आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसे देखकर रिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके मुंह से निकला, भैरव? भैरव को अपने सामने देखकर रिद्धि हैरान रह गई। रिद्धि के सामने बैठा भैरव रिद्धि को घूरे जा रहा था। किसी अनहोनी के डर से रिद्धि अंदर तक सहम गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें इस तरह जबरदस्ती ले जाने का क्या मतलब है? वो क्या है, हमारा दिल तुम पे आ गया, और एक बार हमारा दिल किसी पे आ जाए तो फिर उसे हम अपना बना कर ही छोड़ते हैं। शादी करने वाले हैं तुमसे। अब रिद्धि ने गुस्से से भैरव को घूरते हुए कहा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। तभी भैरव रिद्धि का गाल सहलाते हुए बोला, तुम्हारी इसी अदा पे तो हम दिल हार बैठे हैं, डांटती भी हो तो कितने प्यार से। रिद्धि ने नफरत से चेहरा घुमा लिया तो भैरव उसके मुंह को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, ऐसे चेहरा मत घुमाओ, हमें कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले पति हैं। अब रिद्धि की आंखों में नमी तैर गई। उसने सोचा नहीं था उसकी जिंदगी में एक पल ऐसा भी आएगा। उसका मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन उस वक्त वह कर भी क्या सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे परेशान देखकर भैरव ने कहा, घबराइए मत रिद्धि जी, शादी के बाद राधी रानी बनाकर रखेंगे तुम्हें। तभी रिद्धि गुस्से में बोली, घबराहट क्या होती है, ये आप कुछ देर में पता चल जाएगा। जब हम उदयपुर आए थे
तब हमारा यहाँ कोई नहीं था, पर अब है। बहुत जल्द वो हमें ढूंढते हुए आएंगे। तब हम आपसे पूछेंगे घबराहट क्या होती है। अब भैरव ने गुस्से से कहा, कौन आएगा? वो कन्हैया। उसे तो कल रात ही समझा दिया था हमने कि वो हमारे मामले में ना पड़े, और उसके आने से पहले ही हम तुमको अपना बना लेंगे। तब रिदिन दृढ़ता से कहा, उनके नाम से ही आपको पसीने आने लगे हैं। जब वो सामने आएंगे तब आपकी क्या हालात होगी? रिधि की हिम्मत देखकर भैरव सकपका गया और अपने आदमी से कहा, ए मुंह बंद कर इसका और गाड़ी फार्म हाउस की ओर ले। तभी उस आदमी ने साइड में कपड़ा कपड़ा उठाया और उसे रिधि के मुंह पर बांध दिया। हाथ तो उसके पहले ही बांधे जा चुके थे। रिधि मन ही मन कहने लगी, हे बांसुरी वाले, आपकी नगरी में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ अनर्थ हो उससे पहले कन्हैया जी को भेज दीजिए। उधर कन्हैया ने सुबह सुबह ही रिधि को अम्बराई घाट आने का बोल दिया था और खुद भी सुबह ही आज अम्बराई घाट पर आ गया। गुलाबी शर्ट और काले रंग की पैंट पहने वह आज किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। घाट पर मौजूद लड़कियों की नजर तो बस आज कन्हैया पर ही थी। वह एक सीढ़ी पर खाली सी जगह देकर बैठ गया और रिधि के आने का इंतजार करने लगा। घाट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग ही थे और कुछ टूरिस्ट थे। कन्हैया वहीं बैठे आते जाते लोगों को देखने लगा। कभी अपने हाथ पर बंधी घड़ी में समय देख लिया करता, लेकिन रिधि का कोई अता पता नहीं था। कन्हैया फिर से घाट के पानी को निहारने लगा कि नजर सामने जलती हुई चिता पर गई। और कन्हैया मन ही मन सोचने लगा, हमें जिसकी तलाश है वो न जाने हम कभी मिलेगी। पर इस जिंदगी का एक सच और है, और वो है मौत। इन सब की तरह हमें भी एक दिन खाक में मिल जाना है, लेकिन खाक होने से पहले बस एक बार उन्हें देखना चाहते हैं बांसुरी वाले। अगर बिना उनसे मिले इस दुनिया से चले गए तो मन में कसक रह जाएगी। उनके बिना हमारी मुक्ति नहीं है बांसुरी वाले। अब ना जाने क्यों उन्होंने लिखना बंद कर दिया। उन नज्मों को पढ़कर उन्हें अपने पास महसूस कर लिया करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने हमसे वो हक भी छीन लिया। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं बांसुरी वाले? तभी कन्हैया अपने ख्यालों से बाहर आया और जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा चौंक गया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रजत ने सामने से आते हुए मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात भैया, पहले रात में आया करते थे, अब दिन में ही घाटों पर डेरा जमा लिए हैं। अब कन्हैया रजत से नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चले आए। तभी रजत ने कन्हैया को छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, सुबह सुबह इतना सज धज के सारे काम काज छोड़कर लोग ऐसे ही चले आते हैं। रजत की बात सुनकर कन्हैया खामोश हो गया और फिर से सामने घाट को देखने लगा। बेचारा कन्हैया यहाँ फंस गया। अगर वह रजत को बताता कि वह यहाँ बैठकर रिधि का इंतजार कर रहा है तो रजत उसका जीना हराम कर देता। अगर वह यहाँ से उठकर गया और पीछे से रिधि आ गई तो कन्हैया को ना पाकर वह परेशान हो जाएगी। दोनों हालातों में कन्हैया का ही नुकसान था। तभी उसने हाथ पर बंधी घड़ी में देखा तो रजत ने कहा, क्या भैया, बार बार समय देख रहे हो? फोन करके पूछ लो कि आए क्यों नहीं। अब रजत उठा और बोला, अरे इतना क्यों कलप रहे हो? तुम फोन करो, हम जरा दर्शन करके आते हैं। तभी कन्हैया ने जेब से फोन निकालते हुए कहा, तुम कब से दर्शन करने लगे? अब रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बांसुरी वाले के दर्शन तो रोज करते हैं, अभी तो हम हमारे वाले के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। तो कन्हैया ने हैरानी से पूछा, ओ बेटा, ये कब हुआ? कल रात किसी का भला किए थे, साथ में हमारा भी हो गया। कहकर रजत ने शर्ट में चश्मा निकाला और आंखों पर लगाकर चला गया। कन्हैया वाक सा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर रिधि को फोन लगाया। रिंग जाती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कन्हैया ने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन पहले की तरह रिंग जाती रही। कन्हैया उठा और वहां से निकलकर बाहर आ गया। सड़क पर आकर उसने एक बार फिर फोन किया, लेकिन इस बार भी सिर्फ रिंग जाती रही, कोई जवाब नहीं मिला। कन्हैया ने फोन जेब में रखा और रिधि के होटल की तरफ पैदल ही चल पड़ा। होटल के सामने पहुंचकर उसने एक बार फिर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कन्हैया अंदर आया। उसे देखते ही मैनेजर उठ खड़ा हुआ और नमस्ते करते हुए कहा, अरे भैया, आप यहाँ? कोई काम था तो फोन कर देते, हम आ जाते। आपने काहे कोई तकलीफ? अब कन्हैया ने सहजते से कहा, हमें कुछ पूछना था। तो मैनेजर ने कहा, हाँ भैया कहिए ना। तभी कन्हैया बोला, आपके होटल में मिस रिधि बंसल ठहरी है, उनसे मिलना है। तो मैनेजर ने कहा, भैया वो तो सुबह सुबह यहाँ से निकल गई। तभी कन्हैया ने उलझे भरे स्वर में कहा, सुबह सुबह? उनके पास कोई बैग या सामान? तो मैनेजर ने कहा, नहीं भैया, सिर्फ एक छोटा सा पर्स था और हाथ में फोन था। आज वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अब कन्हैया बोला, उन्होंने जाने से पहले कुछ कहा आपको कि कहाँ जा रही है, कुछ बताया? कन्हैया की परेशानियां बढ़ने लगी थी। तभी मैनेजर बताने लगा, नहीं भैया, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। हाँ, कभी कभी यहाँ के घाटों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछती रहती है। तो कन्हैया बोला, ठीक है, अगर वो आए तो उनसे कहना
हमसे एक बार बात करें। और कन्हैया यहाँ से निकल गया। होटल से बाहर आकर कन्हैया सोचने लगा, रिद्धि जी सुबह सुबह निकल गई, लेकिन घाट पर नहीं पहुंची। तो फिर कहाँ गई होगी? फोन भी नहीं उठा रही। शायद किसी और जगह पर चली गई हो। चल कर देखता हूँ। कन्हैया रिद्धि को ढूंढता हुआ इधर उधर घूमता रहा, पर रिद्धि उसे कहीं न मिली। सुबह से अब दोपहर होने लगी थी, पर रिद्धि का कोई अता पता नहीं था। कन्हैया परेशान हो गया। उसने रिद्धि को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परेशानी को किसी अनहोनी के डर से कन्हैया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर रिद्धि भैरव के फार्म हाउस में बने कमरे में कोने में पड़ी थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर भी टेप चिपकाया हुआ था। वहां से निकल पाना आसान नहीं था। रिद्धि ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूती से बंधी थी कि रिद्धि से हिला भी नहीं जा पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कमरे के बाहर बने बरामदे में भैरव अपने आदमियों के साथ बैठा था। रिद्धि का फोन उसके हाथ में ही था। तभी फोन बजा। कन्हैया का नाम स्क्रीन पर देखकर भैरव ने हंसते हुए कहा, देख देख कैसे फड़फड़ा रहा है। आज तो उसकी हवा टाइट हो गई होगी। तभी पास बैठे आदमी ने कहा, अरे भैया, अब आएगा मजा। अब उसकी आइटम को तुम अपनी वाइफ बनाओगे। अब भैरव ने गुस्से और नफरत के मिले जुले भावों में कहा, उसने तो हमारी बेइज्जती की है, उसका बदला तो हम उससे लेकर रहेंगे। तो एक आदमी ने कहा, तो फिर भैया देर किस बात की, बुलाओ पंडित को। तभी भैरव कुछ सोचते हुए बोला, नहीं रज्जू, पंडित को यहाँ नहीं बुलाएंगे। जेल किनारे बने महादेव के मंदिर में इनसे ब्याह करेंगे। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, पर भैया उस मंदिर का पंडित तो कन्हैया का खासे आदमी है। अब भैरव बोला, यही तो हम चाहते हैं। उसी के आदमी के सामने जब उसे नीचा दिखाएंगे, तब न उसको उसकी औकात पता चलेगी। भैरव अभी अपने आदमियों से बात कर ही रहा था कि तभी रिद्धि का फोन फिर बजा। इस बार भी फोन कन्हैया का ही था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, भैया जरा फोन उठाओ ना, हम भी देखें कन्हैया की तरफ। उस आदमी की बात सुनकर भैरव ने सबको शांत रहने का इशारा किया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से कन्हैया की आवाज आई, हेलो रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो आप? रिद्धि कुछ तो बोलो, हेलो हेलो, कुछ तो कहो प्लीज। आप ठीक तो हो ना? प्लीज रिद्धि कुछ तो बोलो, हेलो हेलो रिद्धि। अब भैरव फोन कट करके मुस्कुराया और कहा, आगे देखो होता है क्या है। भैरव की बात सुनकर बाकी सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। भैरव ने फोन बंद किया और जेब में डाल लिया। उधर कन्हैया का सर घूम गया। जब रिद्धि ने फोन उठाया, पर बात नहीं की। कन्हैया ने दोबारा फोन किया, लेकिन अब रिद्धि का फोन बंद था। कन्हैया को समझाते देर नहीं लगी कि रिद्धि जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। कन्हैया ने रजत को फोन लगाया। सामने से रजत ने कहा, हाँ भाई। तभी कन्हैया ने सीरियस होकर पूछा, कहाँ है तुम? तो रजत ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई कॉफी शॉप। तभी कन्हैया आदेश देते हुए बोला, अभी वहां से निकल और घाट पहुंच। तभी रजत ने फुसफुसाते हुए फिर कहा, भाई लड़की के साथ हूँ, बिजी हूँ, कैसे निकलूं? अब कन्हैया ने रोब से कहा, जल्दी आओ। तो रजत ने गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रजत घाट पर था। गाड़ी से उतरकर रजत सीधा कन्हैया के पास आया और कहा, क्या भैया, क्या बात हो गई जो इतना अर्जेंट में बुला लिए? अब कन्हैया बोला, रिद्धि जी नहीं मिल रही। तभी रजत कुछ सोचते हुए बोला, नहीं मिल रही मतलब क्या होगी? यहीं कहीं अपने होटल में। तो कन्हैया ने कहा, हमने सब जगह पता किया, वो कहीं नहीं है। होटल के मैनेजर ने बताया कि वो होटल से सुबह सुबह ही निकली गई। तभी रजत बोला, हाँ तो कहीं और गई होगी, इतना परेशान काहे को हो रहे हो? अब कन्हैया कहने लगा, रजत हमारी बात ध्यान से सुनो। उदयपुर में रिद्धि जी कहीं नहीं है। हमने उनको बहुत फोन किए, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। कुछ देर पहले जब फोन किए थे, तब उनका फोन उठाया था, पर उन्होंने नहीं, किसी और ने। लेकिन कोई बोला नहीं और बाद में फोन काट दिया। हो न हो रिद्धि जी किसी बड़ी मुसीबत में है। तो रजत ने कहा, अरे भैया, तो पहले क्यों नहीं बताए? ये सब चलो, चल के भाभी को ढूंढते हैं। हमारे मतलब रिद्धि जी को ढूंढते हैं। अब कन्हैया आकर जीप में बैठ गया। रजत ने जीप स्टार्ट की और कन्हैया के साथ मिलकर रिद्धि को ढूंढने लगा। परेशानी कन्हैया के चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रिद्धि का कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ उसी शाम फार्म हाउस पर भैरव अपने हाथ में शादी का जोड़ा लिए कमरे में आया और रिद्धि के हाथ पैरों की रस्सियां खोलते हुए कहा, जल्दी से ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ, आज शाम 7 बजे हमारी शादी का मुहूर्त है। अब रिद्धि का दिल बैठ गया। भैरव ने उसके मुंह पर लगी टेप हटाई और उसका मुंह अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि दिल करता है अभी के अभी तुम्हें अपना बना लें। तो अब रिद्धि ने नफरत से कहा, समझ नहीं आता, उदयपुर जैसी पवित्र जगह पर तुम जैसे नापाक लोग यहाँ से कैसे आए? एक लड़की को कैद करके जबरदस्ती शादी करने को तुम अपनी मर्दानगी समझते हो? छी, इतनी घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम।
तभी भैरव रिद्धि को घूर कर देखते हुए बोला, फड़फड़ा ले जितना फड़फड़ाना है, बस आज शाम और उसके बाद तुम मेरी हो जाओगे। अब जल्दी से ये कपड़ा पहन के बाहर आ जाओ, अब इंतजार नहीं होता हमसे। और कमरे से निकल गया। उसी पर रिद्धि कमरे से बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। तभी कमरे का दरवाजा खुला और भैरव दंदनाते हुए आया। उसने रिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती ले जाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तो इन्हीं कपड़ों में तुमसे ब्याह रचाएंगे। रिद्धि हाथ पैर पटकती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन भैरव के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी, रिद्धि खुद को उससे नहीं छुड़ा पाई। जाते जाते उसका एक कान का एक झुमका वहीं गिर गया। भैरव रिद्धि को अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। मंदिर उस फार्म हाउस से काफी दूर था। दूसरी तरफ कन्हैया और रजत ने उदयपुर का कोना कोना छान मारा, पर रिद्धि का कहीं अता पता नहीं चला। रजत गाड़ी चला रहा था। तभी कन्हैया ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की, तो एक बहुत बड़ी बात उसे याद आई। उसने रजत से गाड़ी रोकने को कहा। अब रजत बोला, क्या हुआ भैया? तो कन्हैया ने कहा, रजत, जब फोन चालू था तो उसमें से हमें ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब वो जगह पटरियों के आसपास बनी है जहां से ट्रेन गुजरती है। एक चीज और नोटिस की हमने। अब रजत बोला, वो कहा भैया? तो कन्हैया ने कहा, पूरे उदयपुर में भैरव और उसके आदमी हमको कहीं नहीं दिखे। कल रात भैरव शादी में आया था, वहां मैंने उसे रिद्धि से दूर रहने की कहा और उसे समझाया भी। पहले दिन से ही उसकी रिद्धि पर बुरी नजर है, कहीं उसी ने तो। अब रजत गुस्से से बोला, क्या? भैरव कल रात शादी में था, इसलिए तुम हमको वहां से भेज दिए, है ना? तभी कन्हैया ने कहा, रजत, हम नहीं चाहते भैरव की नजर रिद्धि जी पर पड़े और फिर से कोई हंगामा हो। रीतू ने पहले ही उनके सामने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि तुम सबको वहां से भेजना पड़ा। अब रजत बोला, ये तुम ठीक नहीं किए भैया, कल रात ही हम सारा मामला निपटा देते। उसने ही रिद्धि जी को उठाया है, हम बताए रहे हैं। तुमसे बदला लेने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। साला तुम हमारी दुश्मनी के चक्कर में उनको मुसीबत में डाल दिए हम। तभी कन्हैया ने कहा, सबसे पहले हमको रिद्धि जी को ढूंढना है। अब रजत बोला, तुम जो जगह बताए रहे हो वहां हम जानते हैं, भैरव के बाप का फार्म हाउस है, तो वो वहीं होगा। रजत ने गाड़ी घुमाई और फुल स्पीड में दौड़ा दी। कन्हैया ने आंखें मूंद कर सर सीट से लगा लिया। रिद्धि को लेकर परेशान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रजत तेजी से गाड़ी चलाता रहा। जिस रास्ते से रजत जा रहा था उसी रास्ते से सामने से गाड़ी आ रही थी। गाड़ी भैरव की ही थी। सामने रजत की गाड़ी देखते ही उसने अपने आदमियों से शीशे चढ़ाने को कहा। रिद्धि ने रजत की गाड़ी को देखा तो चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो भैरव ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रजत की गाड़ी भैरव की गाड़ी के बिल्कुल बगल से निकली। फिर भी वे लोग रिद्धि को देख नहीं पाए। रजत आगे निकल गया। रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। इतना नजदीक होकर भी कन्हैया और रजत ने नहीं देखा। भैरव की गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। रजत और कन्हैया फार्म हाउस के सामने पहुंचे, पर वहां ताला लगा हुआ था। तो कन्हैया ने कहा, अब रजत, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तभी रजत बोला, क्या भैया, मतलब वो लोग यहाँ नहीं आए? कहकर रजत ने बंदूक से ताले को तोड़ा और गेट खोलकर कहा, अबे चलो। दोनों अंदर आए और खोजबीन करने लगे। कन्हैया बाहर देख रहा था और रजत कमरे में चला गया। कमरे में उसे दुल्हन का जोड़ा मिला। तभी रजत कन्हैया के पास आया और कहा, भैया ये देखो, हमको तो कुछ बहुत बड़े गड़बड़ लग रही है। रजत के हाथ में शादी का जोड़ा देकर कन्हैया ने कहा, भैरव कुछ बड़ा करने के इरादे से यहाँ आया था। रजत, हमें जल्द से जल्द रिद्धि जी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि भैरव अपने इरादों में कामयाब हो। अब कन्हैया रजत के साथ वापस जाने लगा कि उसकी नजर फर्श पर गिरे झुमके पर गई। कन्हैया ने उसे उठाया और देखने लगा। तभी रजत ने झुमका अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, ये किसका है? अब कन्हैया ने खोए हुए स्वर में कहा, रिद्धि जी का। तो रजत बोला, पर भैया आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये उनका ही है? कन्हैया ने एक गहरी सांस ली और शून्य में ताकते हुए कहा, ये वही झुमका है जो रिद्धि जी ने उस सुबह पहना था जिस सुबह हम उनसे पहली बार टकराए थे। फिर कन्हैया ने कुछ सोचते हुए कहा, पर भैरव उन्हें लेकर कहाँ गया है, ये समझ नहीं आ रहा। तभी रजत बोला, भैया हम कह रहे हैं भैरव शहर के मंदिर में तो जाएगा नहीं, वहां उसको खतरा है, तो जहां तक हो सके वो किसी सुनसान जगह ही जाएगा। तो कन्हैया ने कहा, पर ऐसी कौन सी जगह है रजत? अगर भैरव शादी करने के इरादे से उनको उठाकर लाया है तो इस वक्त जरूर वो किसी न किसी मंदिर में ही मिलेगा। और उदयपुर के बाहर दो ही ऐसे मंदिर हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं, एक उत्तर दिशा की तरफ महादेव का, दूसरा दक्षिणी तरफ हनुमान मंदिर। अब रजत कुछ सोचते हुए बोला, भैया हो ना हो, इनमें से जरूर किसी एक जगह होगा। तभी कन्हैया ने उदास होकर कहा, हाँ रजत,
पर दोनों जगह एक साथ कैसे जाया जा सकता है? हमारी जरा सी भी देरी रिद्धि जी को मुसीबत में डाल सकती है। अब रजत कहने लगा, भैया तुमने बिल्कुल परेशान न हो, बांसुरी वाले ने रास्ता दिखाया है, तो बस ढूंढ लेंगे हम इनको। दोनों साथ ना जाकर अलग अलग जाते हैं, किसी एक को तो रिद्धि जी मिल ही जाएगी। तभी कन्हैया ने चिंता जताते हुए कहा, भैरव के साथ उसके आदमी भी है, रजत ऐसे अकेले कैसे जाने दे तुमको? तो रजत ने आखिरी बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, अरे भैया, जब तक महादेव अपने साथ है, कोई अपना बाल भी बांका नहीं कर पा सकता। और रिद्धि जी के लिए अब इतना तो कर ही सकते हैं। तभी कन्हैया ने कहा, तुम हनुमान मंदिर जाओ और हम महादेव के मंदिर जाते हैं। जिसको भी रिद्धि मिले वो दूसरे को खबर कर दे। और जरा ध्यान से। अब रजत ने चाबी कन्हैया को देते हुए कहा, और तुम गाड़ी ले जाओ, जल्दी पहुंचोगे। तो कन्हैया बोला, गाड़ी हम ले जाएंगे, तो तुम कैसे जाओगे? तभी रजत कहने लगा, अरे हम कोई दूसरा जुगाड़ कर लेंगे। रजत बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि तभी पंडित जी अपनी फटफटिया पर रजत के सामने से निकले। उन्हें देखते ही रजत ने आवाज दी, अरे ओ पंडित जी किधर? पंडित जी ने अपनी फटफटिया रोकी और कहा, महादेव के मंदिर जा रहे हैं, किसी जरूरी काम से बुलाया है। तो रजत ने कहा, महादेव के मंदिर? अरे, तो हमको भी तो वहीं जाना है। तभी पंडित जी बोले, फिर आ जाओ। अब रजत कुछ सोचते हुए कहने लगा, अच्छा पंडित, तुम हमको ये नहीं बताए कि शिव मंदिर किस काम से जा रहे हो? तो पंडित जी ने उखड़े हुए स्वर में कहा, वो भैरव है ना, उसका फोन आया था कि हमको अभी के अभी वहां पहुंचो, तो वो बस जा रहे हैं। पंडित जी के मुंह से भैरव का नाम सुनकर रजत के कान खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ भैरव की गाड़ी आकर मंदिर के सामने रुकी। भैरव और उसके आदमी गाड़ी से उतरे और रिधि को बाहें पकड़कर नीचे उतार लिया। वो जगह रिधि के लिए अनजान थी। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, पर कोई उम्मीद नजर नहीं आई। भैरव ने फिर से रिधि के हाथ पीछे करके बांध दिए और मुंह पर भी पट्टी बांध दी। भैरव उसे लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तो वहां एक दो लोग थे जिन्हें भैरव के आदमियों ने पहले ही डरा धमकाकर वहां से निकाल दिया। अब मंदिर में सिर्फ रिधि, भैरव और उसके कुछ आदमी ही थे। मंदिर में शादी की तैयारियां हो चुकी थी। भैरव ने रिधि को मंडप में लाकर पटक दिया। तो रिधि ने पीछे मुड़कर देखा, महादेव की मूर्ति थी। रिधि की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन उनसे उनसे मदद की प्रार्थना की। तभी भैरव ने गुस्से से अपने आदमियों से कहा, ये पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए? तो उनमें से एक आदमी ने कहा, भाई हम फोन किए थे उसको, वो बोला आ रहा है। अब भैरव ने जलाते हुए कहा, दोबारा फोन लगा उसको और पता कर कहाँ कब्र खुदवा रहा है, वरना मैं तुम सबकी कब्र ही यहीं खोद दूंगा। आदमी ने पंडित को फोन लगाया। रिंग जाती रही, पर दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। आदमी ने डरते डरते कहा, भाई फोन नहीं उठा रहा वो। भैरव ने उस आदमी को एक थप्पड़ मारकर कहा, ये काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। एक पंडित को लाने को कहे थे, वो भी ना ला पाए। ऐसे तो हो गई हमारी शादी। साला हम भी इंसान के रूप में गधे और बेल पाल रखे हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, भैया गुस्सा ना करो, बहुत मुश्किल से वो पंडित मिला था, हम देखते हैं कहाँ है वो। और फिर से पंडित के नंबर पर फोन किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। भैरव को इतना गुस्सा आया कि उसने उस आदमी के हाथ से फोन लेकर दीवार पर मारकर तोड़ दिया और चिल्लाकर कहा, कहाँ मर गया वो पंडित? तो उसी पल एक आवाज आई, जजमान, हम यहाँ हैं। तो सबकी नजर उधर गई। सीढ़ियों पर सफेद रंग का धोती कुर्ता पहने, गले में नारंगी रंग का गमछा डाले, एक हाथ में थैला और दूसरे में कुछ किताब ले रखी थी। एक बात इस पंडित में अजीब थी, उसने अपने चेहरे को दूसरे गमछे में ढांक रखा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। पंडित चलकर मंडप में आया। उसे देखते ही भैरव ने बढ़ कर कहा, ए पंडित, कहाँ मर गया था और यह चेहरा क्यों ढका है तुमने? तभी पंडित जी ने कहा, जजमान, फटफटिया पंचर हो गई थी, हमारी तो पैदल चलकर आए हैं। और वो क्या है ना, हमको खांसी है, तो डॉक्टर ने मुंह ढक के रखने को कहा है। इससे क्या परेशानी, क्या है ना, बीमारी फैलने का खतरा है, तुम कहो तो हटा देते हैं। कहकर पंडित ने जैसी गमछा हटाना चाहा, तो भैरव ने रोकते हुए कहा, अरे रहने दो, ये सब छोड़ो, जल्दी से शादी करवाओ। अब पंडित जी बोले, बड़े बेसब्र इंसान हो, चलो करवाते हैं तुम्हारी शादी। कहकर पंडित आकर रिधि के पास बैठ गया। उसने रिधि को एक नजर देखा और फिर शादी की तैयारी करने लगा। भैरव भी आकर रिधि के पास बैठ गया। रिधि का मुंह और हाथ बांधे देखकर पंडित ने कहा, भाई, दुल्हन का मुंह क्यों बांधे हो, जबरदस्ती की शादी कर रहे हो क्या? भैरव ने अपनी पिस्तौल निकाली और पंडित के सामने करते हुए कहा, तू चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो शादी बाद में होगी, पहले तुम्हारी अर्थी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो पंडित ने बंदूक की नोक नीचे करते हुए कहा, अरे भैया, खुशी के मौके पर ऐसी बात कौन करता है, हम करवाते हैं ना शादी, तुम बस अपना खिलौना को थोड़ा साइड में ही रखो। भैरव ने पिस्तल पिस्टल वापस अपने पास रखी ली और अपने दो आदमियों को नीचे सीढ़ियों पर जाकर ध्यान रखने को कहा। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढलने का समय भी हो चला था।
भैरव से डरकर पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बहरे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रिद्धि आंसुओं से भरी आंखों से सामने जलती अग्नि को देखती रही। हमेशा हर हाल में मजबूत रहने वाली रिद्धि आज कमजोर पड़ चुकी थी। उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। पंडित ने आगे पढ़ना शुरू किया। ओम बड़म बड़म झूम झूम फुलवारी, कुछ देर रुको बेटा, बैंड बजेगी तुम्हारी। तभी भैरव ने गुस्से से कहा, ए पंडित, ये क्या मंत्र पढ़ रहा है? तुम पढ़े लिखे हो? शक्ल देखकर तो लगता है तुमने कभी स्कूल भी नहीं देखा होगा। अब पंडित ने बढ़कर कहा, तो तुम्हें मंत्रों का क्या पता? तुम चुप करके बैठो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तभी भैरव के एक आदमी ने कहा, अरे भैया चुप करके बैठ रहे हो ना, आपकी शादी से मतलब है, मंत्रों का क्या करना? आपने तो जिंदगी भर गलत काम किए हैं, आज कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो अच्छे शब्द भी गलती सुन रहे हैं तुमको। एक बार शादी हो जाए फिर सब अच्छा ही अच्छा। तो अब भैरव ने झुंझलाकर पंडित से कहा, ठीक है पढ़ो मंत्र। रिधि अजीब नजरों से पंडित को देखने लगी। ये आंखें उसे जानी पहचानी लगी। रिधि को अपनी ओर देखता पाकर पंडित ने कहा, ये कन्या बड़ी सुशील सुंदर है, पर ये साथ बैठा आदमी बिल्कुल बंदर है। ओम स्वाहा। भैरव को पंडित पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप था और पंडित को घूर रहा था। उसे घूरता पाकर पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिव बन के राम अपनी सीता को लेने आएंगे, ऐसे मत देख बच्चा, पंडित को खाएगा क्या? तभी भैरव ने खींच कर कहा, ए पंडित, बंद कर अपने ये मंत्र और दूसरी रस्में शुरू कर। रिधि हैरान थी, ऐसा पंडित और ऐसे मंत्र उसने पहली बार सुने थे। आखिर पंडित के भेष में ये कौन था? रिधि जानने की कोशिश कर रही थी। पंडित ने मंत्र बंद कर दिए और मीठे का टुकड़ा भैरव किया और बढ़ाकर कहा, ये लीजिए, मुंह काला कीजिए, हमारा मतलब मुंह मीठा कीजिए। भैरव ने देखा पंडित जानबूझकर शादी करवाने में देर कर रहा था, तो उसने मीठा फेंक कर कहा, बहुत हो गया पंडित, अब मैं सीधा मंगलसूत्र पहनाकर शादी करूंगा। अरे वो मंगलसूत्र दे रहे इधर। तभी भैरव के आदमी ने मंगलसूत्र निकालकर भैरव की ओर बढ़ा दिया। भैरव ने मंगलसूत्र लिया और रिधि को पहनाने के लिए हाथ बढ़ाए। पंडित ने भैरव का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अब भैरव ने गुस्से से कहा, ए पंडित, हमारा हाथ क्यों पकड़ा है तूने? पंडित ने कुछ नहीं कहा और दूसरे हाथ से अपने मुंह से गमछा हटाया। जैसे ही पंडित के मुंह से गमछा हटा, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। भैरव ने हैरानी से कहा, रजत तू, जरा उधर देखो, तुम सबका बाप भी आया है। रजत ने सामने सीढ़ियों की तरफ देखकर कहा। रिधि की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। रजत ने एक नजर रिधि को देखा और आंखों ही आंखों में फिक्र न करने को कहा। रिधि के साथ साथ सबकी नजर सामने सीढ़ियों की ओर चली गई। सामने सीढ़ियों पर कन्हैया खड़ा था। भैरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कन्हैया महादेव का एक दूसरा रूप नजर आ रहा था। बिखरे बाल, शर्ट के सामने के 3 बटन खुले, हाथों की स्लीव्स ऊपर तक मुड़ी हुई थी, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। कन्हैया के हाथ में बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था, जिसे जमीन पर रगड़ते हुए कन्हैया मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। तभी भैरव ने अपने आदमी से कहा, अबे देख क्या रहे हो, हरामियों, मारो उसे। रजत ने तब तक रिधि के हाथ और मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। रिधि काफी डरी हुई थी। रजत ने उसे संभाला। उधर भैरव के आदमी कन्हैया की ओर बढ़े। कन्हैया ने कि एक एक करके वार से सब ढेर होकर जमीन पर गिरने लगे। उसकी मार इतनी तेज थी कि किसी ने उठने का नाम तक नहीं लिया। ये देखकर भैरव अंदर तक हिल गया। वह जैसे ही भागने लगा, रजत ने पैर बीच में करके उसे गिरा दिया। भैरव नीचे जा गिरा। कन्हैया ने हाथ में पकड़ी लकड़ी को साइड में फेंका और भैरव की ओर बढ़ा। डर और घबराहट भैरव के चेहरे से साफ झलक रही थी। कन्हैया ने उसे जमीन से उठाया और पीटने लगा। तब तक पीटता रहा जब तक वह अधमरा ना हो गया। कन्हैया ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और सामने दीवार पर उसका सर दे मारा और कहा, लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, अब कर दूं, अब करना। रिधि वहीं खड़ी थी। कन्हैया का यह रूप देख रिधि अंदर तक सहम गई। डर कर उसने अपनी आंखें तेजी से बंद कर ली और दीवार से चिपक गई। लहूलुहान भैरव नीचे जमीन पर जा गिरा। कन्हैया ने रिधि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लाकर भैरव के सामने करके कहा, शादी करनी थी, चल कर शादी, एक लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखाता है तू। कन्हैया ने रिधि का हाथ छोड़ दिया और नीचे भैरव के पास बैठकर कहने लगा, इसे हाथ लगाकर सही नहीं किया तूने भैरव। तुम्हारे मेरे बीच की दुश्मनी को मैं कब का भूल चुका था, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तूने एक लड़की को जरिया बनाया। क्यों किया ऐसा तूने, क्यों? अब कन्हैया भैरव को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगा। कन्हैया ने जैसे ही भैरव को मारने के लिए लकड़ी का टुकड़ा उठाया, रिधि ने कन्हैया का हाथ पकड़ कर रोक लिया और नाम में अपनी गर्दन हिला दी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। कन्हैया पिघल गया और उसने लकड़ी का टुकड़ा साइड में फेंक दिया। रिधि उसके सीने से जा लगी। कन्हैया से लिपटे हुए फूट फूट कर रोने लगी। रजत से देखा नहीं गया तो उसने अपनी नजरें घुमा ली। रिधि रोती रही।
उसका डर और उसका दर्द कन्हैया समझ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और रिधि के बालों को सहलाता रहा। सूरज डूबने वाला था, मौसम हल्की लालिमा लिए हुए था। तभी रजत ने कन्हैया से कहा, भैया घर चलें? कन्हैया ने रिधि का हाथ पकड़ा और रजत के साथ जाने लगा। भैरव जो होश में था, उसने पास पड़ी पिस्तौल उठाई और कन्हैया की ओर पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। एन वक्त पर रजत ने देख लिया। उसने कन्हैया को धक्का दिया। कन्हैया रिधि समेत नीचे जा गिरा। रजत ने पास खड़ा पत्थर का टुकड़ा भैरव के हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथ में बंदूक छिटकर दूर नीचे गिर गई। भैरव झुंझलाकर रह गया। रिधि और कन्हैया बच गए, लेकिन गिरने की वजह से रिधि के सर और हाथ पर चोट लग गई, जिसमें से खून बहने लगा था। रजत दौड़कर दोनों के पास आया पर कहा, तुम लोग ठीक हो क्या? भैया तुम जानते थे कि इतना हरामी है, वो फिर भी उसको छोड़ दिया। कन्हैया ने रजत की बातों को अनसुना कर दिया और रिधि का हाथ देखने लगा। रिधि के हाथ की चोट देखकर कन्हैया ने कहा, रजत गाड़ी निकाल। रजत कन्हैया से चाबी लेकर नीचे चला गया। सर पर चोट लगने की वजह से रिधि को चक्कर आने लगे थे। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कन्हैया ने देखा तो बिना कुछ कहे उसने रिधि को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियां उतरने लगा। रिधि खामोशी से एकटक कन्हैया के चेहरे को देखे जा रही थी। कन्हैया की नजरें रिधि पर ना होकर सामने थी। गुस्सा अभी भी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। रिधि को लेकर कन्हैया नीचे आया, उसे जीप की अगली सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रजत चुपचाप पीछे बैठ गया। कन्हैया ने गाड़ी स्टार्ट की और उदयपुर जाने वाले रास्ते पर दौड़ा दी। उदयपुर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। कन्हैया ने गाड़ी क्लिनिक की तरफ मोड़ दी। जीप से उतरकर तीनों अंदर आए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? रजत ने कुर्सी पर बैठे वार्ड बॉय से पूछा, जो कि नींद के कारण ऊँघ रहा था। तो लड़के ने उबासी लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब तो नहीं है, तुमको क्या काम है? तभी कन्हैया ने सख्ती से कहा, देखिए इनके हाथ पर चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाइए। तो लड़का फिर बोला, अरे बोला ना, मैं तेरे को डॉक्टर साहब इधर नहीं है। सटाक। रजत ने खींच कर एक थप्पड़ मारा और कहा, बेटा आंखें खुल गई हो तो एक बार ये भी देख लो कि सामने कौन खड़ा है। तभी लड़के ने कहा, अरे रजत भैया आप, हमको माफ कर दो, आओ आओ अंदर आओ। अब लड़का जल्दी से वहां से गया। कन्हैया ने रिधि को बैठने का इशारा किया और खुद किसी से फोन पर बात करने लगा। काफी इंतजार के बाद ना तो लड़का आया ना ही डॉक्टर। रजत उठा और कहा, साला ये उदयपुर के लोगों को क्या हो गया, सब के सब गायब है। भैया चलो दूसरे अस्पताल चलते हैं। कन्हैया ने फिर रजत की बातों को नजरअंदाज किया और रिधि का हाथ पकड़कर उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया, जहां एक पेशेंट पहले से लेटा हुआ था। रजत भी कन्हैया के पीछे पीछे चला गया। आज उसके लिए कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं था। वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। कन्हैया ने रिधि को सामने पड़ी स्टूल पर बैठने को कहा। रिधि बैठ गई। कन्हैया टेबल पर रखी मेडिकल ट्रे ले आया और लाकर टेबल पर रखा। रिधि और रजत दोनों ही समझ नहीं पाए कि आखिर कन्हैया करने क्या वाला है। कन्हैया ने ग्लव्स पहने और उसने कॉटन लिया। उस पर स्प्रे डालकर रिधि के सर पर लगी चोट को साफ करने लगा। दर्द और जलन से रिधि के मुंह से आ निकल गई। कन्हैया ने धीरे से उसके सर पर फूंक मारी और घाव को साफ करता रहा। रिधि नम आंखों से कन्हैया को देखती रही। अब यह दर्द उसे एक मीठी चुभन का एहसास करा रहा था। घाव साफ करके कन्हैया ने उस पर बैंडेज लगा दी। उसके बाद उसने रिधि का हाथ पकड़ा और जहां चोट लगी थी उसे स्प्रिट से साफ करने लगा। इस बार जलन का एहसास ज्यादा था तो रिधि ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो रिधि ने उसका तुरंत उसका हाथ वापस छोड़ दिया। रिधि ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह नहीं चाहती थी कन्हैया उसके चेहरे पर आए दर्द को देखे। कन्हैया ने दवा लगाकर हाथ पर पट्टी कर दी। रिधि की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी। कन्हैया से जब देखा नहीं गया तो वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रिधि वहीं बैठी रही। रजत उसके पास आया और कहा, आप ठीक है ना? रिधि ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला ली। तो रजत ने कहा, चलें? दोनों बाहर आए। कन्हैया वहां नहीं था, वह पहले ही जाकर जीप में बैठ चुका था। रिधि और रजत चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गए। कन्हैया ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी रिधि के होटल के सामने थी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। कन्हैया ने रिधि से कहा, अंदर जाइए और अपना सारा सामान लेकर आइए, अब आप यहाँ नहीं रहेगी। तभी रिधि ने मरी हुई सी आवाज में कहा, हाँ हम ठीक है। तो कन्हैया रिधि की तरफ देखे बिना सख्त होकर बोला, हमने जितना कहा है उतना कीजिए। अब रिधि ने कहा, आप खाम खा परेशान हो रहे हैं, हमने कहा ना जाकर अपना सामान लेकर आइए। इस बार कन्हैया ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो रिधि सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर गई और मैनेजर से रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर वह कमरे में आई। उसने अपना सामान पैक कर लिया और बैग लेकर नीचे आ गई। कन्हैया ने रजत से बैग गाड़ी में रखने को कहा और खुद आकर गाड़ी में बैठ गया। रिधि गाड़ी में आकर बैठी और फिर तीनों घर के लिए निकल गए।
घर आकर कन्हैया ने कनिष्का से रिधि को अपने कमरे में ले जाने को कहा और कन्हैया अपने रूम में चला गया। तभी रजत ने जैसे ही कन्हैया का कंधा पकड़कर अपनी तरफ किया, कन्हैया की आंखों में आंसू देखकर हैरान रह गया और कहा, भैया आपकी आंखों में आंसू? तभी कन्हैया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमको माफ कर दो रजत, हमें तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पहली बार रिधि जी पर इस तरह चिल्लाए थे, लेकिन हम मजबूर थे रजत। तो रजत बोला, ए भैया तुम माफ़ी नहीं मांगो, हम इतना तो जानते हैं तुम कोई भी काम बेवजह नहीं करोगे, पर रिधि जी पर गुस्सा करना सही नहीं था। और कैसी मजबूरी भैया, हमें तो बता ही सकते हो ना। तभी कन्हैया ने कहा, ये सब हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम उनके करीब नहीं आना चाहते। हम नहीं चाहते जाने अनजाने में उन्हें हमसे कोई अलगाव हो। जब मंदिर में वो आकर हमारे गले लगी, उसी पल हमें एहसास हुआ जैसे वो हमारा अपना हमारे गले लगा हो। रिधि जी इस काम से यहाँ आई है, जब तक उनका वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो रजत ने कहा, चिंता मत करो, भैरव का इंतजाम हम करवा देंगे। अब कन्हैया बोला, ये इसकी ज़रूरत नहीं है रजत, हमारे इंस्पेक्टर से बात हो गई है, भैरव अब कुछ दिनों के लिए जेल में होगा। तभी रजत ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन रिधि जी? तो कन्हैया बोला, रिधि जी क्या? अब रजत ने कहा, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इस वक्त वो जिस दर्द से गुजर रही है वो तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो कन्हैया कहने लगा, रजत उनका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं है। अब रजत बोला, भैया तुमने जो किया है उसके लिए माफ़ी तो मांगने पड़ेगी ना। वैसे भी भैरव से ज़्यादा दिल तो तुमने दुखाया उनका। आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, बहुत बुरा लग रहा था, महादेव की कसम। और अब रिधि जी से माफ़ी मांग लो, आज उनका बहुत दिल दुखा है, तुम माफ़ी मांग लोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तुम्हें उनकी परवाह करते देख अच्छा भी लग रहा है और हैरानी भी हो रही है। तभी रजत ने कहा, अब वो सिर्फ भाभी है हमारी। तो कन्हैया ने आंख दिखाते हुए कहा, भाभी? तभी रजत ने भी आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी, और अब ये हक छीन नहीं सकते तुम हमसे। तुमने हाँ करी तो ठीक, नहीं तो और भैया ढूंढ लेंगे हम अपने लिए। अब कन्हैया मुस्कुराने लगा। तभी रजत ने कहा, अरे नहीं भैया, हम तो आपको बताना ही भूल गए, परसों चाचा की शादी की सालगिरह है और सारा बंदोबस्त हमको ही देखना है, तो बिजी रहेगा ना कल पूरा दिन। तो कन्हैया कहने लगा, हम तो भूल ही गए थे, वैसे कल हमको भी को ले जाना है। अब सुबह जब रिधि उठी तो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई, सर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। आई उसके लिए कॉफ़ी ले आई और उसे थमाते हुए कहा, अब कैसी है तबीयत है तुम्हारी? तो रिधि ने धीरे से कहा, हम ठीक हैं, तुम ये पियो और फिर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तक हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते हैं। आई ने कहा और जैसे ही जाने लगी, रिधि ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठा लिया और कहा, आप हमसे नाराज़ नहीं है ना? तभी आई ने हैरानी से पूछा, नाराज़? अरे हम तुमसे क्यों नाराज़ होंगे? तो रिधि ने नज़रें झुकाकर कहा, कल रात हम ठीक तरह से पेश नहीं आए ना, इसलिए हम जानते हैं कल रात तुम बहुत परेशान थी, इसलिए हमें तुम्हारी किसी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब रिधि कॉफ़ी पीकर बैग से कपड़े निकालती है और नहाने चली जाती है। नहाकर उसने सूट पहना और गीले बालों को तौलियों में लपेट लिया। हाथ में हल्का दर्द अब भी हो रहा था। कमरे से बाहर निकलकर रिधि आंगन में आई और बाल सुखाने लगी। उसके बालों को देखकर कनिष्का ने कहा, आपके बाल कितने सुंदर हैं और घने भी है। जवाब में रिधि सिर मुस्कुरा दी और बालों को सुखाने लगी। कनिष्का आंगन में ही पलंग पर बैठी थी। रिधि भी वहीं आकर बैठ गई। आई उसके लिए नाश्ता ले आई, लेकिन चोट की वजह से हाथ में हल्की सी सूजन आ गई थी। रिधि से खाया नहीं गया तो आई ने कहा, अरे तुम काय परेशान होती हो, हम खिलाते हैं ना तुमको। आई एक एक निवाला तोड़कर बड़े प्यार से रिधि को खिला रही थी। रिधि की नम आंखें देखकर आई ने कहा, अरे क्या हुआ तुमको? तभी रिधि ने कहा, जब हम छोटे थे तब हमारी माँ भी हमें हमेशा ही ऐसे ही अपने हाथ से खिलाया करती थी। तो आई बोली, हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते, पर हाँ उनकी तरह खिला तो सकते हैं ना। कहते हुए आई ने एक और निवाला रिधि की तरफ बढ़ा दिया। रिधि ने बीच में उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, क्या हम आपको माँ कहकर बुला सकते हैं? इस बार आंखें नम होने की बारी आई की थी। उन्होंने आंखें नम करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जो मन करे हमें कहकर बुला सकती हो। रिधि मुस्कुरा दी और आई नाश्ता करवाकर वहाँ से चली गई। रिधि वहीं बैठकर कनिष्का से बात करने लगी। तभी बाबा वहाँ आए और आकर रिधि से कहा, अब कैसी है तबीयत बिटिया? तो रिधि ने कहा, हम ठीक हैं। फिर बाबा वहाँ से दुकान की तरफ चले गए। कुछ देर बाद रजत भी वहाँ आ गया। रिधि को आंगन में बैठा देखकर रजत सीधा उसकी तरफ चला आया और रिधि के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे वाह,
आज तो चांद दिन में निकला है। तभी रिद्धि ने रजत को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप यहाँ? अब रजत बोला, हाँ, वो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो, कैसी है आप? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, हम ठीक है, थैंक यू। कल आपने हमारी बहुत मदद की और हम आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाए। तभी रजत ने घर में नज़र दौड़ाते हुए कहा, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो कनिष्का ने वहाँ से उठते हुए कहा, भैया सो रहे हैं, और रसोई की तरफ बढ़ गई। अब रजत बोला, ये कोई सोने का वक्त है? 9 बज रहे हैं, हम जाकर उठाते हैं। रजत जैसे ही उठने लगा, रिद्धि ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, शायद रात भर सोए नहीं थे वो। अब रिद्धि वहाँ से उठकर अंदर चली गई। कमरे में उसकी नज़र दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई। रिद्धि को याद आया, मंदिर वाले पंडित जी ने 4 दिन बाद फ़ोन करने का नाम लिया था। आज तीसरा दिन था। आज और कल का दिन अभी बाकी था। रिद्धि चाहती थी ये वक्त बस जल्दी से गुजर जाए। साथ ही खुशी भी थी कि इतने सालों का इंतज़ार अब खुद ख़त्म होने वाला है। रिद्धि ने 2 दिन बाद की तारीख पर गोला लगा दिया। रिद्धि आकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने बाल बनाने के लिए कंघा उठाया, लेकिन सीधे हाथ में लगी चोट होने के कारण बाल बनाने में दिक्कत आ रही थी। रिद्धि ने कोशिश की, लेकिन नहीं बना पाई। झुंझलाकर कंघा उसने वापस रखा और उदासी से शीशे में देखने लगी। दरवाजे पर खड़ा कन्हैया खामोशी से सब देख रहा था। वह आई के पास आया और उन्हें रिद्धि के बाल बनाने को कहा। आई ने जानबूझकर अनसुना कर दिया और अपने काम में लग गई। तो कन्हैया ने कनिष्का को ढूंढा, पर वो तो कॉलेज जा चुकी थी। कन्हैया ने एक बार फिर आई से कहा, तो उन्होंने कहा, तू खुद क्यों नहीं बना देता? कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई। वो चाहती थी कन्हैया और रिद्धि दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। कन्हैया वापस रिद्धि के कमरे की तरफ चला गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब भी रिद्धि को देखता, उसे अपना व्यवहार याद आ जाता। खैर, बांसुरी वाले का नाम लेकर कन्हैया अंदर गया। उसने ड्रेसिंग पर रखा कंघा उठाया और कहा, आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा, हम बना देते हैं। रिद्धि कन्हैया को वहां पाकर चौंक गई, पर अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मुंह घुमा लिया। वो सही भी थी। इतना हक तो कन्हैया से उसे मिल चुका था कि वह उससे नाराजगी जता सके। कन्हैया आकर रिद्धि के पीछे खड़ा हो गया और उसके बाल बनाने लगा। आज से पहले उसने शायद ही ऐसा किया हो। हाँ, कभी कभी कनिष्का के सर में चंपी जरूर कर दिया करता था जब वह छोटी थी, पर आज इस तरह किसी के बाल बनाना, वो भी उस लड़की के जिससे कन्हैया हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है, वाकई मुश्किल था। कन्हैया ने कंघा साइड में रखा और रिद्धि के बालों को हाथों में लेकर चोटी बनाने लगा। चोटी बनाते समय कन्हैया के हाथ कांप रहे थे। रिद्धि समझ गई, इसलिए कन्हैया को ज़्यादा परेशान ना करने के लिए उसने कहा, इतना ठीक है। कन्हैया ने बालों में रबर डाला और साइड में खड़ा हो गया। अब रिद्धि ने वहाँ से उठकर कन्हैया के सामने आते हुए कहा, थैंक यू। कन्हैया ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो मन ही मन ये सोचकर परेशान था कि आखिर रिद्धि को सॉरी कैसे बोले। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह सीधा सीधा रिद्धि से माफ़ी मांग ले। तभी कन्हैया ने मुश्किल से कहा, अब आप कैसी है? तो रिद्धि थोड़ी गुस्से से बोली, हम जैसे भी है ठीक है। रिद्धि जी वो हम। कन्हैया बस इतना ही कह पाया कि रिद्धि बीच में ही बोल पड़ी, हाँ हाँ, जानते हैं क्या कहेंगे आप, यही ना कि हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, जहाँ जाएं आपको सेहत लेकर जाएं, वगैरह वगैरह। पर हम कह देते हैं, कल हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन अब नहीं सुनेंगे, हम बता रहे हैं, हम बहुत नाराज़ हैं आपसे। कहकर रिद्धि बिना कन्हैया की बात सुने ही वहाँ से चली गई। कन्हैया बस आंखें फाड़े उसे जाते हुए देखता रहा। फिर कन्हैया वहाँ से बाहर आ गया और नहाने चला गया। रिद्धि किचन में आई के पास आकर उन्हें खाना बनाते हुए देखने लगी। रिद्धि को वहाँ देखकर आई ने कहा, अरे तुम यहाँ काहे चली आई? कछु चाहिए था तो हमको आवाज़ लगा देती, हम आ जाते। अब रिद्धि ने प्यार से कहा, नहीं माँ, हम बस देखना चाहते हैं आप क्या बना रही हैं। तो आई चहकते हुए बोली, हम कद्दू का साग बना रहे हैं, कन्हैया के बाबा को बड़ा पसंद है। उधर कन्हैया नहाकर अपने कमरे में आया। उसने शर्ट निकालकर कुर्सी पर डाल दी। कन्हैया दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ा था। रिद्धि चाय लेकर जैसे ही कमरे में आई, उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। रिद्धि की नज़र कन्हैया की पीठ पर लगे घाव पर गई। रिद्धि का मन घबरा गया। वह अंदर आई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और जैसे ही कन्हैया के पास गई, कन्हैया पलट गया। तो रिद्धि ने घबराते हुए कहा, आपकी पीठ पर तो चोट लगी है। अब कन्हैया धीरे से बोला, मामूली सा घाव है, ठीक हो जाएगा। तभी रिद्धि बोली, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, दिखाइए हम देखते हैं। कहकर रिद्धि ने देखना चाहा तो कन्हैया पीछे हट गया। उसे रिद्धि के सामने इस तरह बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन रिद्धि का ध्यान इस वक्त कन्हैया पर नहीं बल्कि उसकी जख्म पर था। पीछे जाते जाते कन्हैया दीवार से जा लगा। रिद्धि उसके बिल्कुल सामने थी। अब तो वह कहीं जा भी नहीं सकता था। तभी रिद्धि ने बेचैनी से कहा, आप ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो?
हमने देखा गाँव बहुत गहरा है, हम दवा लगा देते हैं। तो कन्हैया मुश्किल से बोला, आप चाहिए हम लगा लेंगे। अब रिधि अपने कमरे में आ गई और बैग में अपना लैपटॉप निकाला और अपने ऑफिस का काम करने लगी। दोपहर का खाना आज उसने आई बाबा के साथ खाया। उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। रिधि एक पल के लिए अपनी असली ज़िंदगी भूल गई थी। उदयपुर आकर ही उसे खुशियों का सही मतलब समझ आ रहा था। शहर में लाइफ जितनी बिजी थी, उदयपुर आकर रिधि के पास उतना ही वक्त था। शाम को रिधि कनसिका और आई के साथ बांसुरी वाले मंदिर भी गई। उसे वहां आकर बहुत सुकून मिला। कनशिका और रिधि को भी अच्छी बनने लगी थी। उधर शाम को कन्हैया घर आया। हल्का अंधेरा हो चुका था। आई बरामदे में बैठकर सब्जियां काट रही थी। कनशिका पास ही बैठकर पढ़ाई कर रही थी। कन्हैया ने पूरे घर में नज़र दुलाई पर रिधि कहीं नज़र नहीं आई। तो उसने कनशिका के पास आकर पूछा, कनशिका रिधि कहाँ है? रिधि दी तो अब बराई घाट गई है। कनशिका ने बिना कन्हैया की ओर देखे कहा। क्या? अब कन्हैया ने परेशान होते हुए कहा, पर उसे बाहर क्यों जाने दिया? उसे अकेले नहीं जाने देना था। कल ही तो कितनी बड़ी मुसीबत से निकली थी वो, और आई तूने भी उसे जाने दिया। तभी आई कहने लगी, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई उसे किडनैप कर लेगा। अरे बच्ची थोड़ी है वो। अब कन्हैया ने मन ही मन कहा, आई अब तुझे कैसे बताऊं कल क्या हुआ? कन्हैया का उतरा हुआ चेहरा देखकर आई ने कहा, परेशान ना हो, रजत आया था, उसके साथ गई है, उस पर तो भरोसा है ना तुझे? रजत का नाम सुनकर कन्हैया की जान में जान आई और उसने कहा, पर रजत तो जश्न की तैयारियों में बिजी था ना, वो कैसे आ गया? तो कनशिका ने कहा, भैया रजत भैया तो यहाँ बाबा से मिलने आए थे, पर जब रिधि दी को उदास देखा तो अपने साथ ले गए। तभी कन्हैया बोला, हम उन दोनों को लेकर आते हैं। कहकर कन्हैया वहाँ से चला गया। उधर अमराई घाट पर रजत और रिधि कुछ दूरी बनाए सीढ़ियों पर बैठकर घाट की सुंदरता का नज़ारा देख रहे थे। तभी पीछे से कन्हैया बोला, रिधि जी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने बारे में, बीती जिंदगी के बारे में। कन्हैया ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, किसी का अतीत जानना अच्छा नहीं लगता, पर आप बताएंगे तो हम मना नहीं करेंगे। रिधि ने प्यार से कहा। तो आखिर गाइस कन्हैया रिधि को अपने अतीत के बारे में क्या बताने वाला है? अगर कन्हैया अपने अतीत के बारे में बताएगा, वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे? ये सब जानेंगे कहानी के 8वें पार्ट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कल 11 बजे 8वां पार्ट आने वाला है।